Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss one of the most important topic of aptitude chemistry, जहाँ स्टूडेंट्स को मसला होते हैं कि मल्टीपल चॉइस जो हमें मिलते हैं 4 से 5 ऑप्शंस होंगे, उसमें एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अब उसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक्स क्या हैं और कौन से ऐसे आपके पास क्वेश्चंस हैं जो मसला कर रहा होते हैं आपको एमडी कैट के टेस्ट के अंदर, तो वो हम सारे आज डिस्कस करेंगे, उनके शॉर्टकट ट्रिक्स और किस तरीके से हम लोग जल्दी से आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन रिटन इन द बोर्ड, द एंथैल्पीज ऑफ सर्टेन रिएक्शन एट 273 इज -20.75 किलोजूल। The enthalpy of same reaction at 373 Kelvin will be, हमें एक एंथैल्पी है केमिकल रिएक्शन की 273 डिग्री सेल्सियस 73 केल्विन के ऊपर कितनी है -20.75 किलोजूल, और हमें एंथैल्पी सेम रिएक्शन की मालूम करनी है 373 केल्विन क्या होगी। और इफ हीट कैपेसिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम, और अगर हीट कैपेसिटीज रिएक्टेंट प्रोडक्ट की क्या हो, सेम हो, तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए -20.75 किलोजूल, ऑप्शन बी -2075 किलोजूल, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी इज -20.75 मल्टीप्लाई बाय 373 डिवाइडेड बाय 273 किलोजूल। अब यहां पर कौन सा लॉ इस्तेमाल हो रहा है, क्या चल रहा है, किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, तो यहां पर किरचॉफ लॉ इस्तेमाल हो रहा है। तो बाय हम जानते हैं बाय किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, डेल्टा Cp will be equals to delta H, means that delta H2 minus delta H1 over delta T2 minus delta T1। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा लिखने की जरूरत नहीं, T2 माइनस T1 एक फाइनल टेम्परेचर होगा, तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उनका डेल्टा H होगा। तो यहां पर हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो विद रिस्पेक्ट टू गिवन डेटा के मुताबिक heat capacities of reactants and products are same, it means that delta Cp will be equals to 0. Put delta Cp will be equals to 0 in above equation, we will get equation number 1 implies 0 will be equals to delta H2 minus delta H1 over T2 minus T1। T2 minus T1 चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। इट मींस दैट डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहां पर वैल्यूज क्या आ गई कि डेल्टा H1 और डेल्टा H2 आपस में इक्वल है, मतलब ये वैल्यू यहां पर आके पॉजिटिव हो जाएगी। इट मींस दैट जो एंथैल्पी ऑफ सर्टेन रिएक्शन थी एट 273 केल्विन के ऊपर -20.75 किलोजूल, वो बिल्कुल सेम रहेगी एंथैल्पी 373 केल्विन के ऊपर। इट मींस दैट डेल्टा H1 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H2 विल बी इक्वल्स टू -20.75 किलोजूल। दैट विल बी द राइट आंसर बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। इट मींस दैट the correct or most appropriate answer of this question will be option A। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये किरचॉफ लॉ समझ में आ गया होगा, और ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी जस्ट वैल्यूज चेंज होंगी और हम लोगों का जो आंसर है इसी तरीके से इसी मेथड के जरिए निकलेगा। आइए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, now we are going to move towards second numerical, which is related to heat of formation, and the question is which of the following values of heat of formation indicates that the product is least stable। यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है ABCD, -94 किलो कैलोरी, -231 किलो कैलोरी, +21.4 किलो कैलोरी, एंड लास्ट वन विल बी D +64.8 किलो कैलोरी। अब इन चारों में से कोई एक आंसर क्या होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट। हम जानते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन में, याद रखिएगा हमेशा, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज मीन दैट डेल्टा H विल बी नेगेटिव, the reaction will be exothermic in nature। जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H विल बी नेगेटिव और रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना कंपाउंड होगा स्टेबल,
और पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल। इट मीन दैट नेगेटिव, अगर स्टेबिलिटी की बात करते तो -231 किलो कैलोरी पर मोल आंसर होता ऑप्शन बी, लेकिन उन्होंने लीस्ट स्टेबल की बात की है। लीस्ट स्टेबल भी क्या होगा, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में अगर रिवर्सेशन हो गया, इसका मतलब एक्सो के बजाय एंडो हो गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होने के बजाय एब्जॉर्ब हो गई, और जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी उतना ही लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा। एंड द करेक्ट आंसर, पहले पॉजिटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, डी की। It means that the correct answer will be plus 64.8 किलो कैलोरी। यहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होने के बजाय क्या हो गई, यहां पर एब्जॉर्ब हो गई। डेल्टा एच क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव, एंडो हो गया, एंड द प्रोडक्ट विल बी लीस्ट स्टेबल। उम्मीद है कि आप लोगों को हीट ऑफ फॉर्मेशन का इस टाइप का न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भले से लीस्ट स्टेबल की बात करें या हाईली स्टेबल की बात करें, हाईली स्टेबल जिसकी नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव वैल्यूज हीट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा होगी डेल्टा एच की, और जिसकी पॉजिटिव यानी ये डेल्टा एच की जो पॉजिटिव वैल्यू वो ज़्यादा होगी वो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। Now we are going to move towards next question, which is related to states of matter. A sample of gas weight 1.25 grams at 28 degrees Celsius occupy a volume of 2.5 exponent 2 ml and its pressure is 715 torr. What is the molar mass in grams? हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है, जबकि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यूज गिवन है। और ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने, ए 131.1 ग्राम्स, बी 1.311 ग्राम्स, सी 1.212 ग्राम्स, एंड लास्ट वन विल बी डी 122.1 ग्राम्स। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, इसमें जस्ट एक नॉर्मल हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले we know that by general gas equation PV is equals to nRT, और हम ये भी जानते हैं PV is equals to mass over molar mass RT। तो यहां पर हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, मास, RT सब कुछ मौजूद है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोलर मास इन ग्राम्स। तो मोलर मास की कैपिटल M है, यहां पर आके मल्टीप्लाई होगा, M will be equals to small m RT over PV। Now put the values of all parameters in above equation। सबसे पहली बात मास, मास कितना है हमारे पास 1.25 ग्राम्स। याद रखिएगा जब भी हम R की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे जनरल गैस कांस्टेंट, तो इस्तेमाल करेंगे 0.0821, और इससे पहले हमें टेम्परेचर केल्विन में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम लीटर या डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर टेम्परेचर हमें इनिशियल गिवन है कितना भाई, 28 डिग्री सेल्सियस। 28 में प्लस 273 करेंगे कितना आ जाएगा, 301 केल्विन। इसी तरह जो प्रेशर एटमॉस्फेयर में वो कितना हमारे पास 715 टोर। 715 को डिवाइड करेंगे 760 से, एंड द आंसर बिकम 0.94 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 715 divided by 760 to convert from torr into atmosphere। same method is volume है 2.5 exponent 2 ml। डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.25 लीटर। When these values are multiply and divide, the answer will be 131.1 grams। तो यहां पर 131.1 ग्राम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कि अगर कोई सैंपल ऑफ गैस जिसका वेट 1.25 ग्राम्स हो और 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और वो ऑक्युपाई करे 2.5 एक्सपोनेंट 2 ml और प्रेशर हो 715 टोर, तो उसका मोलर मास ग्राम में क्या होगा। हमने तमाम वैल्यू पुट करी, आर की वैल्यू रखी 0.0821, प्रेशर को कन्वर्ट किया एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को लीटर में, और आखिरी बार टेम्परेचर को केल्विन में। जब वैल्यू को सॉल्व किया, द आंसर विल बी 131.1 ग्राम्स। क्लियर? Now we are going to move towards next numerical. Now the next numerical, which is related to percentage. The percentage by mass of water of crystallization in hydrated MgSO4.7H2O magnesium sulfate heptahydrate
is approximately dash A, B, C, D 0.51%, 7.3%, 25% और 51.2%। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम परसेंटेज निकालते किस तरीके से हैं किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, किसमें भाई, उस कंपाउंड में हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल हम परसेंटेज बाय मास निकालते हैं, सॉल्यूशन परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर ऑफ crystallization will be mass of water of crystallization divided by mass of hydrated salt multiply by 100। हम जानते हैं कि हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, MgSO4.7H2। सबसे पहली बात, वाटर का पहले निकालेंगे मास, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 16, मतलब 18 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 18 इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन MgSO4.7H2। इसके बाद पूरे के पूरे हाइड्रेटेड मास, हाइड्रेटेड सॉल्ट का मास, मैग्नीशियम 24 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 प्लस 7 इंटू 18, और यहां पर जब 7 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे हमारे पास 126 ग्राम्स आ गए इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, जो MgSO4.7H2 में था। और सेकंड हमारे पास कितना है, 246 MgSO4.7H2 या 246 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये भी मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 100 से। जब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, द आंसर विल बी 51.2। इट मींस दैट percentage by mass of water of crystallization in hydrated salt will be 51.2%. The correct answer or the most appropriate answer for this question is option C, that is 51.2। तो 51.2% water of crystallization हाइड्रेटेड सॉल्ट मौजूद होते हैं। किस हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर, MgSO4.7H2। इसी तरह जब सॉल्ट चेंज होगा, वाटर चेंज होंगे, सॉल्व करने का तरीका यही है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर 2 सल्फेट, एंड द ऑप्शंस आर A 40%, B 35%, C 33% and D will be 20%. हाउ कैन वी कैलकुलेट? सबसे पहले यहां पर हमें एक चीज पता होनी चाहिए, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला जो पता है हमें, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड विल बी मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो या एटॉमिक मास हो, पहले लिखेंगे मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मास ऑफ कॉपर टू सल्फेट into 100। mass of copper will be 63.5 multiplied by 100। कॉपर का मास 63.5, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, 3 2 64, टोटल मास कितना आ गया 159.5। जब हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, द आंसर बिकम्स 40%। इट मीन्स दैट परसेंटेज ऑफ कॉपर इन copper 2 sulfate will be 40%। It means that the right answer will be A, option A, that is 40%। उम्मीद है कि आप लोगों को इस टाइप के न्यूमेरिकल जिसमें एक एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मालूम करने हो, समझ में आ गए होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start one of the most important topic of aptitude chemistry and the questions which is related to relative atomic mass. Then how can we calculate relative atomic mass of element by given formula and percentage or by mass of the other element in a compound. So first of all, the question has been written on the board. A sample of 16 grams of a metal oxide MO reduced to 12.8 grams of the metal M. What is the relative atomic mass of metal? सबसे पहले यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है मेटालिक ऑक्साइड का MO, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. तो विद रिस्पेक्ट टू गिवन फॉर्मूला द मोल रेशियो ऑफ metal and oxygen is 1:1. It means that कि अगर एक पार्ट मेटल का है तो एक पार्ट किसका है? ऑक्सीजन का है. एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इज द मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड विच इज रिड्यूस इज 16 माइनस 12.8. तो ये कितना आ गया? तकरीबन 13 पॉइंट या 3.2 आई थिंक 3.2 ग्राम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन. सिंस द रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, इट मीन्स दैट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी 3.2 over 16 which will be equals to I think 0.2 moles. 32 16 to 32, तो ये आ गए हमारे पास 0.2 मोल्स. तो 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए. सिंस देयर इज सेम रेशियो बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, hence the number of moles of oxygen will be same as या similar to number of moles of metal. यही हमारे पास number of moles किसके होंगे? metals के होंगे. 0.2 मोल्स होंगे. तो हमारा 0.2 मोल्स आ गए. तो therefore क्योंकि मेटल के और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स यहां पर सेम है 0.2 मोल्स. इफ 0.2 मोल्स ऑफ M weight around 12.8 grams per mole, it means that 1 mole of M weighs 12.8 डिवाइडेड बाय 0.2 ग्राम्स. हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो तकरीबन कितना आ जाएगा? 6 और ये 4, 64 और 6 पॉइंट कुछ 64 ग्राम्स पर मोल. ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का कि 64 AMU 64 ग्राम पर मोल एक ही बात है. ठीक है, तो दिस द राइट आंसर. कि what is the relative atomic mass of metal? The relative atomic mass of metal will be 64. अगर यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास गिवन होंगे 4, 16, 64, 86, तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 64. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे पास फाइनल MD-CAT के टेस्ट में आ जाते हैं. उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. अगर इसके मुतालिक कोई भी क्यूरी है तो इंशाल्लाह कमेंट कीजिए, तो वहाँ पर आप लोगों की क्यूरी सॉल्व कर दी जाएंगी. तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन अल्लाह हाफ़िज़. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start one of the most important topic of aptitude chemistry, multiple choice. What are the tricks which are necessary to attempt most appropriate answer which is present in multiple choice questions, जो कि हमारे पास aptitude chemistry या MD-CAT के पेपर में आते हैं. ठीक है,
तो इसमें हमारे पास हम लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। तो इनिशियल हमारे पास न्यूमेरिकल है, मतलब एक मल्टीपल चॉइस है। द फॉर्मूला ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इज MO। दिस ऑक्साइड कंटेन्स 60% बाय मास ऑफ द एलिमेंट M। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ M इज कैलकुलेटेड टू बी डैश and the answer will be A8, B12, C24, D48 and E84। अब हमारे पास यहां पर एक मेटेलिक ऑक्साइड है MO, जिसमें मेटल की परसेंटेज गिवन है, कितनी है भाई 60%, और हमें इसका रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना है। तो इफ वी टेक द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन टू बी 100 ग्राम्स, इफ वी टेक द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन टू बी 100 ग्राम्स, देयरफॉर हमें यहां पर परसेंटेज ऑफ M मीन्स परसेंटेज ऑफ मेटल है हमारे पास 60%, while percentage of oxygen become 100 minus 60, it means that will be equals to 40%। तो यहां पर 40% आ गई। अब हमें एक फॉर्मूला है सिंपल, थोड़ा सा याद होना चाहिए। यहां पे एक रिलेशन भी अप्लाई हो सकता है, क्रॉस रिलेशन कहते हैं उसे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ metal over equivalent weight of oxygen will be equals to या तो mass of metal mass of oxygen, or will be equals to percentage of metal divided by percentage of oxygen। if we take 60% to 60 grams, 60 grams, और हमने यहां पर इसको 60 grams ले लिया और इसको ले लिया 40 grams, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्विवेलेंट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मेटल M। तो इफ यू विल कंसीडर दिस फॉर्मूला, देन वी कैन रिटन एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी मास ऑफ मेटल ओवर मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 8, 16 divided by 2, oxygen present in molecular form, it means that there are 2 atoms of oxygen। तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, डिवाइड करवा देंगे 2 से, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 8। तो हमारे पास ये आ गया 60 मास ऑफ मेटल, 40 मास ऑफ ऑक्सीजन, 8 इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। 44 कैंसिल आउट, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 6 2 12। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल M और द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ M will be equals to 12। it means that 12 is the correct answer and the most appropriate option will be 12, जो कि B ऑप्शन से बिलोंग कर रहा है। तो आसान सा न्यूमेरिकल था ये, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी करेंगे जिसमें हम लोग मालूम कर सकें, परसेंटेज निकाल सकें, पूरा फॉर्मूला निकाल सकें, या फिर कैलकुलेट कर सकें रिलेटिव एटॉमिक मास बाय गिवन फॉर्मूला एंड परसेंटेज ऑफ मास ऑफ द अदर एलिमेंट इन कंपाउंड। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन अल्लाह हाफिज़। The topic which we are going to start is the multiple choice related to aptitude chemistry and which is also related to chapter number 6 chemical equilibrium. First of all, the question is 1 mole of PCl5 is heated in 2 dm cube container or vessel. At equilibrium 40% of PCl5 is dissociated. The value of equilibrium constant is dash. हमारे पास इनिशियली क्या चीज मौजूद है, PCl5 phosphorus pentachloride। We will write its equation. PCl5 decomposes to form phosphorus trichloride plus chlorine. We have 4 options. Option A 0.133, option B 1.30, option C 0.3 over 0.4, option D is 0.4/2। हमें करेक्ट ऑप्शन निकालना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। इनिशियल हमें 1 मोल गिवन है, तो बहुत ही आसान सी बात कि हम इसके लिए अप्लाई करेंगे कौन सा भाई, सिस्टम डिजाइनिंग। इनिशियल हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल डैश डैश डायरेक्टली 1 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, और फॉर इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन के लिए 1 ओवर एक्स ओवर वी प्लस एक्स ओवर वी प्लस एक्स ओवर वी। ठीक है, अब Kc, वी नो दैट Kc विल बी इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, which will be equals to
active mass of PCl3 and active mass of Cl2 over active mass of PCl5. Now PCl3 x over V, here we have 1 minus x over V. तो अब क्या करेंगे भाई, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, एक V से एक V कैंसिल आउट हमारे पास, तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेंगी अब किस तरीके से, या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू x ओवर v। सबसे पहले हमें क्या चाहिए x, तो x निकालने के लिए हमें गिवन है यहाँ पर 40% ऑफ PCl5 इज प्रेजेंट, इट मींस दैट x विल बी इक्वल्स टू 40% और ये कितना है 0.4 मोल्स, कंसंट्रेशन है 0.4, तो यहां पर 0.4 पुट कर देंगे, तो 0.4/2, 0.4/2 और ये आ गया 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 0.4/2, 0.4/2, 0.2 over 2, 0.2 over 2, ये कंप्लीटली कन्वर्ट किसमें हो गया हमारे पास भाई, ये आ गया 0.8/0.6। जब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर 6 1 6 रिमेनिंग 1 6 3 18, इसका मतलब 1.30 इज द राइट आंसर फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस एक्सप्रेशन के लिए। अगर 1 मोल PCl5 को हीट करें 2 कंटेनर के अंदर और इक्विलिब्रियम पर 40% डिसोसिएटेड PCl5 हो, तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितनी होगी, द राइट आंसर इज 1.30 विच इज बिलोंग्स टू ऑप्शन बी। तो हमारे पास ये राइट आंसर आ गया, ठीक है, तो हमने न्यूमेरिकल कर लिया है। और अगर आपकी कोई किसी किस्म की क्यूरी है इसके अंदर न्यूमेरिकल समझने में, तो हमें कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू सॉल्व और वी विल गिव द बेस्ट आंसर, और इंशाल्लाह तमाम आप लोगों के जो क्यूरीज होंगी वो बर वक्त सॉल्व कर दी जाएंगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to move towards the numerical which is related to number of atoms present in a compound or any compound or formula unit or any molecule. तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है हमें, द नंबर ऑफ एटम्स present in 3 molecules of sodium carbonate decahydrate Na2CO3.10H2O, that is washing soda, and the answer we have 4 options, A36, B72, C108 and D198। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल ट्रिक चाहिए समझने के लिए इसको। तो यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक मासेस आपको फिलहाल ऐसे याद होने चाहिए, सोडियम 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 1, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे जस्ट एटम देखने हैं, एटम किसके कितने एटम्स हैं ये मालूम करने। तो पहली बात तो यहाँ पर हम देखें ओवरऑल, तो पहले वाटर के एटम्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर, नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर, वाटर में टोटल 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और मल्टीप्लाई 10 से हो रहे हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वाटर के तो एटम्स कितने हो गए 30। जबकि Na2CO3 के अंदर सोडियम कितने हमारे पास, सोडियम है 1, सोडियम इज 2, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन इज 3, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन Na2CO3 विल बी 2 3 4 5 6 एटम्स हैं। इट मीन दैट इसमें हम ऐड कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स इन Na2CO3.10H2O, टोटल एटम्स कितने आ गए, जो हमारे पास टोटल एटम्स हैं वो आ गए इसके फिलहाल कितने हमारे पास 30 + 6 दैट इज 36। अब वैसे नंबर बात करें हम मॉलिक्यूल्स के लिहाज से, टोटल नंबर ऑफ एटम इन 3 मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 3 molecules in Na2CO3.10H2O will be 36 multiplied by 3, then it will becomes 36 18 और तकरीबन कितना आंसर आ जाएगा 108 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के अंदर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, ऑप्शन सी, दैट इज 108। उम्मीद है कि आप लोगों को नंबर ऑफ एटम्स किस तरीके से मालूम करते हैं, किसी भी अगर मॉलिक्यूल गिवन हो किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा।
तो अगर कोई क्यूरी तो आप लोग मुझसे सवाल ज़रूर कीजिएगा। टिल देन अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। Now we are going to start the next numerical, which is related to formula formation. Element P has an electronic configuration of 2, 6 and 8, while element R has an electronic configuration of 2, 8, 8, 1. What is likely to form if P and R combine? कौन सा कंपाउंड बनेगा? हमें ऑप्शन गिवन है, Rp फॉर्मेशन होगी, Rp, R6P6 फॉर्मेशन होगी, Rp2 या R2P. With respect to solution, element P need 2 electron to complete their octet. It means that valency of PS2 element P is divalent. तो element P क्या हो गया? Divalent. और अगर हम बात करें element R need to release 1 electron to complete its octet. It means that valency of R will be 1. It is monovalent. तो अगर हम R देखें, R अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, R कंटेन, R मतलब आएगा पॉजिटिव, R पे क्या आएगा? पॉजिटिव +1, और P की वैलेंसी 2 है, P रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो P आएगा -2. So it means that to make a compound we need 2 atoms required for R and 1 atoms of P. 2 atoms of R required and 1 atom of P. It means that यहाँ पर अगर हम वैलेंसी को इंटरचेंज करवा दें फॉर्मूले से विदाउट साइन, तो फॉर्मूला बिकम R2P. R2P, the correct answer of this option is R2P, that is C. तो यहाँ पर हमें अगर इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर्मूला फॉर्मेशन क्या होगी। उम्मीद है आपके न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई क्यूरी तो सवाल ज़रूर कीजिएगा। टिल देन अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start one of the most important topic, which is related to balance ionic chemical equation, जो कि एप्टीट्यूड केमिस्ट्री हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट ने काफ़ी सवालात किए कि सर इसकी वीडियो ज़रूर बनाइएगा कि हाउ कैन वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू एप्टीट्यूड टेस्ट मल्टीपल चॉइस। तो हमें यहाँ पर सिंपल इक्वेशन क्या गिवन है और क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखते हैं। When the following reaction is balanced, what is the net ionic charge on the right side of the equation? हमें ये क्वेश्चन गिवन है, H positive plus MnO4 minus plus Fe+2 conversion into Mn+2 plus Fe+3 plus water. We have 5 options here: A +5, B +7, C +10, D +17 and E. The net ionic charge on either side is 0. How can we solve this equation in a very short span of time? तो हम याद रख देखते हैं। तो first of all, this equation is unbalanced. This equation is unbalanced. Oxidation number of iron increase from +2 to +1. +2 to +3, it means that कितने टाइम इंक्रीज हुआ? 1 टाइम। means oxidation number increase by 1, means oxidation number increase by 1. It is very important. And oxidation number of manganese is decreased by +7 to +2. It means that
oxidation number decrease by 5. Here 5 and 1 is very important numbers. तो balance increase in oxidation number with decrease in oxidation number. Balance this equation. Balance this equation by increase in oxidation number with decrease in oxidation number. We will use 5 and 1. First of all, we will write equation H positive plus MnO4 minus 1 plus Fe plus 2 conversion into Mn plus 2 plus Fe plus 3 प्लस वाटर. इस टाइप की इक्वेशन में क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीज से, देखें 1 1, और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आयरन से. इस नंबर को, इसी मैग्नीज वाले नंबर को आयरन की इक्वेशन से और आयरन वाले नंबर को मैग्नीज से. ठीक है, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5. उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब क्लियर है. इसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स. इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम. तो या तो बिट बाय बिट 1 बाय 1 में कर दूं, या तो एक ही इक्वेशन के अंदर तमाम चीज़ें हो जाएंगी सॉल्व. ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन में बिट बाय बिट करवा रहा हूं. आप लोग जब पेपर में करेंगे तो एक साथ इक्वेशन में सॉल्व कीजिएगा. सबसे पहले आप देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर 1 और 5, मतलब किसका इंक्रीज है किसका डिक्रीज है. दोनों को हम क्या करेंगे, इनवर्स, मतलब कि अगर मैग्नीज का है तो आयरन से, और आयरन का तो मैग्नीज से बैलेंस कर लेंगे. उसके बाद बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन. फिर क्या है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय यूजिंग कोफिशिएंट. फिर क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एटम्स. बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, फिर करेंगे बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स. तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है इसके अंदर अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 1 ऑक्सीजन. तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे. तो हमने बैलेंस ऑक्सीजन और बैलेंस हाइड्रोजन के लिए पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, याद रखिएगा. 4 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर, कंप्लीटली बैलेंस. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. हाइड्रोजन कितने, 8, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होगा, 8. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले चार्ज को बैलेंस करेंगे. चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर. फिर हम ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे. फिर हम हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे. अगर हमने ये 3 चीज़ें बैलेंस कर दी बाय यूजिंग कोफिशिएंट, ठीक है, अगर हम ये 3 चीज़ें बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस करने के बाद हमारे पास बैलेंस करने के बाद जब इक्वेशन बैलेंस हो गई, दिस इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड द नेट आयनिक चार्ज. दिस इक्वेशन इज balanced chemical equation and the net ionic charge on the right side of the equation will be. अच्छा, राइट साइड पर जो टोटल चार्ज, अब राइट साइड लेफ्ट साइड दो चार्ज निकाल देंगे हम लोग. राइट साइड पर चार्ज कितना है, राइट साइड पे देखें +2 प्लस 5 इंटू +3 प्लस 0. इट मीन्स दैट +2 प्लस 5 3 15. टोटल राइट charge on right side of the equation will be +17. It means that the right answer for this balanced chemical equation by ion electronic method is D +17. उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा मेथड समझ में आ गया होगा. ये नॉर्मल मेथड जो हमारे पास होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डिफरेंट है. एप्टीट्यूड केमिस्ट्री में ख़ास तौर पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर को जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रही है पहले उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, इनवर्स मेथड से.
फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद भले से आपको राइट साइड पर चार्ज निकालना हो, लेफ्ट साइड पे चार्ज निकालना हो, या फिर चार्ज का चेंज निकालना हो, वो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर में क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने में किसी भी किस्म का कोई इशू है तो मुझे ज़रूर सवाल पूछिएगा, वीडियो पे कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों की तमाम क्यूरी सॉल्व कर लेंगे। जब तक फिर अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the numerical which is related to aptitude test chemistry, और जो कि लास्ट लेक्चर को ज्वाइन कर रहे हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं pH और pOH के numerical by given concentration। तो numerical is what is the pH of solution in which the active mass of hydroxyline is 1.0 exponent -4। एक्टिव मास या concentration एक ही बात है। यहाँ पे वी हैव 4 आंसर्स A B C D -4 -10 +4 +10। अब सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एप्टीट्यूड टेस्ट केमिस्ट्री हमें कम टाइम में इसको अटेम्प्ट करना है। पहली बात तो सिंपल ये है कि याद रखिएगा, जब भी कोई एसिड गिवन होगा इट मींस दैट आपको गिवन है H पॉजिटिव, और जब भी कोई बेस गिवन होगा इट मींस दैट आपको गिवन है OH नेगेटिव। एक तो ये बात याद होनी चाहिए। दूसरी बात ये, pH हमेशा निकलेगा H पॉजिटिव से और OH निकलेगा हमेशा POH। ठीक है, pOH निकलेगा हमेशा किससे? OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से। ये जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव होते हैं ये एक्सपोनेंट में होते हैं नेगेटिव में, -4 -5 -6 -8 कुछ भी हो सकता है। और ये pH और pOH जो होते हैं 1 to 14 के अंदर होंगे। ये -1 to -14 होगा एक्सपोनेंट में, और pH और pOH कितने होंगे? हमेशा पॉजिटिव होंगे, 1 to 14। जो वैल्यू एक्सपोनेंट में नेगेटिव होगी वो pH या pOH की क्या आ जाएगी? यहां पर आगे पॉजिटिव। तो बहुत ही आसान सी बात, क्योंकि हमें यहां पर डायरेक्टली OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन गिवन है। डायरेक्टली OH नेगेटिव आयन की एक्टिव मास कितनी है भाई? 1.0 एक्सपोनेंट -4। तो डायरेक्ट इससे रिलेट कर रहा है pOH, तो pOH विल बी 4। तो सबसे पहले हमने pOH निकाल दिया। अब pH प्लस pOH हम जानते हैं, pOH प्लस pH will be equals to 14। It means that pH will be equals to 14 -4। तो pH कितना आ जाएगा? 10। और 10 क्या होगा? ये हमेशा पॉजिटिव। भले से pH निकालें, भले से pOH निकालें, हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो एक तरीका सिंपल ये था कि हम यहां पर pOH का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, pOH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन। क्योंकि यहां पर हमें ऐसी वैल्यूज गिवन होंगी, अगर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हम इजीली कर सकें। जो भी OH नेगेटिव एक्सपोनेंट में था और ये 1 लिखा हुआ है तो 1 कोई मायने नहीं रखता। -4 से ये हो गया +4, +4 में कितना ऐड करेंगे? 14 हो जाए तो 10। इसका मतलब pH कितना आ गया? 10। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, ऑप्शन डी, दैट इज +10। अब इसी टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल हो, भले से हमें एसिड गिवन हो, बेस गिवन हो, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन हो, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन गिवन हो, तो pH और pOH का निकालने का तरीका यही है। और अगर इसके बारे में कोई और क्वेश्चन है आप लोगों के तो मुझसे सवाल जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to move towards the next numerical which is related to mass relationship or by using Faraday's law of electrolysis। तो यहाँ पर electrolysis का phenomenon अप्लाई हो रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिल्वर ऑक्साइड decomposes when heated to give silver and oxygen। If 0.5 moles of lunar caustic is heated up to 450 degrees Celsius, given out nitrogen dioxide and oxygen, leaving silver as metal, what is the mass of the residue that is silver।
तो यहां पर हमसे पहले बोला जा रहा है कि अगर सिल्वर ऑक्साइड को हीट करते हैं तो वहां पे सिल्वर और ऑक्सीजन मिलती है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। हमें बोला जा रहा है लूनर कास्टिक। पहली बात तो ये लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 इज अ लूनर कास्टिक। व्हेन लूनर कास्टिक इज हीटेड अप टू 450 डिग्री सेल्सियस, एज अ रिजल्ट द गिवन प्रोडक्ट विल बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड सिल्वर। सिल्वर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो अगर 0.5 मोल्स ऑफ लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक क्या होता है भाई? सिल्वर नाइट्रेट, ये है लूनर कास्टिक, ये इसका ट्रेड नेम है। तो हमें रेसिड्यू निकालना है, रेसिड्यू का मास निकालना है, दैट इज सिल्वर का। सिल्वर का वैसे एटॉमिक मास याद होना चाहिए आपको 107.87, नहीं तो राउंड ऑफ में याद होना चाहिए 108 AMU। तो अब जरा इक्वेशन को बैलेंस करने, 2 3 6 ऑक्सीजन और ये 2 4 और 6 ऑक्सीजन, 2 सिल्वर बैलेंस। According to balanced chemical equation, 2 moles of silver nitrate, that is lunar caustic, decomposes to form 2 moles of silver. It means that 1 mole of silver nitrate to form 2/2 moles of silver. और इनिशियल हमें मोल्स कितने गिवन है लूनर कास्टिक के? 0.5। तो 0.5 moles of silver nitrate produce 2/2 कैंसिल आउट इनटू 0.5 मोल्स ऑफ सिल्वर। इतने मोल्स दे रहा है। अब सिल्वर का जो हमारे पास मास है, मोल्स तो निकल के आ गए। सिल्वर का जो AMU में मास है वो कितना है हमारे पास? यहां पर मोल्स निकल के आए। अगर मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे एटॉमिक मास से, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? मास ऑफ रेसिड्यू ऑफ सिल्वर। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। तो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 107.87, अराउंड 108। 108 को हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तकरीबन 54, यानी 54 ग्राम्स ऑफ सिल्वर रेजिड्यू फॉर्म व्हेन 0.5 moles of lunar caustic decompose at 450 degrees Celsius. It means that the most appropriate and the correct answer for this question is 54, option B. तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में। इसके अलावा कोई और सॉल्ट होगा जो ब्रेक होके कोई और दूसरा मेटल बना रहा होगा। सॉल्व करने का तरीका सिंपल ही है, मोल मोल रिलेशनशिप अप्लाई करें। मोल निकालने के बाद अगर कोई सिंगल एलिमेंट है तो उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और बाकी अदरवाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज आस्क। तो हम ट्राई करेंगे कि आपको मैक्सिमम जल्दी आंसर दे सकें इन तमाम क्यूरीज के। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to move towards the numerical which is related to equilibrium constant. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर हमें अगर k की वैल्यू गिवन होगी तो हमें x फाइंड करना या कंसंट्रेशन निकालनी है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वैल्यू ऑफ k फॉर H2 plus CO2 reacted together to form water and carbon monoxide is 1.8 at 1000 degrees Celsius. If 1.0 moles of each hydrogen and carbon dioxide are placed in 1 liter flask, the final equilibrium concentration of CO at 1000 degrees Celsius will be फाइंड करनी है। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? हाइड्रोजन कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू सिस्टम डिजाइनिंग हम इसको किस तरह डिजाइन कर सकते हैं? इनिशियल 1 मोल और डैश डैश एट इक्विलिब्रियम 1 minus x plus x एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स आ गए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के। अगर हमें मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, ये सारी के सारी एक्टिव मासेस आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स Kc। Kc इज द रेशियो बिटवीन active mass of product to the active mass of reactant, or Kc is the ratio between product of active masses of products to the products of active masses of reactants। तो यहां प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, reactant H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड which will be equals to कितना आ गया भाई? x over v। It means that x over v का होल स्क्वायर आ गया। और वहां पे क्या 1 minus x 1 minus x 1 minus x
ओवर वी का होल स्क्वायर आ गया। ये तमाम वैल्यू किसके इक्वल है? ये तमाम वैल्यूज इक्वल है हमारे पास केसी के, और केसी गिवन किसके इक्वल है? 1.8। इट मीन दैट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1.8 विल बी इक्वल्स टू x ओवर v। v से भी कैंसिल आउट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स x स्क्वायर ओवर 1 माइनस x का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये टर्म बाहर आ जाएगी x ओवर 1 माइनस x, और 1.8 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? अराउंड 1.34, तो 1.34, तो x विल बी इक्वल्स टू 1.34, 1 माइनस x, 1.34 माइनस 1.34x, नाउ x प्लस 1.34x विल बी इक्वल्स टू 1.34, याद आएगा 2.34x, तो x विल बी इक्वल्स टू 1.34 डिवाइडेड बाय 2.34। 1.34 को डिवाइड करेंगे 2.34 से, द आंसर बिकम 0.57, ये आ जाएगा 0.571 मोलर। एक्टिव मास है तो मोलर लिख देंगे, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो कंसंट्रेशन ऑफ CO कितनी आ गई? x ओवर v, तो यहां पर है 0.571 over 1. It means that the active mass of carbon monoxide at equilibrium will be 0.571 molar. It means that the correct answer for this question will be 0.571 molar, that is option C. तो यहां पर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जरिए पहले x की वैल्यू फाइंड की और x के बाद हमें भले से एक्टिव मास कार्बन मोनोऑक्साइड की कहते, वाटर की कहते, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन, हम किसी की भी मालूम कर लेते। उम्मीद है आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब तक अपना ख्याल रखेंगे, टिल देन अल्लाह हाफिज़। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to move towards next numerical, which is related to half-life and the relationship between half-life and rate constant. तो सबसे पहले हमें ये रिलेशन याद होना चाहिए कि हाफ लाइफ और रेट ऑफ रिएक्शन में जिस तरह केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हाफ लाइफ, इसमें के और हाफ लाइफ के दरमियान रिलेशन क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जानते हैं टी हाफ लाइफ for first order reaction can be calculated by T half will be equals to 0.693 divided by K। तो क्योंकि हमें यहां पर रेट कांस्टेंट K की रिक्वायरमेंट है, the half life of a first order reaction is 69.3, while the value of rate constant of the reaction is dash, it means that K कैलकुलेट करना है, K will be equals to 0.693 divided by T half। अब T half की वैल्यू कितनी है? T half की वैल्यू हमारे पास 0.693, 69.35. It means that the value of rate constant for first order reaction, if the half life is 69.3, हम पॉइंट को दो उधर लेके जाएंगे तो तकरीबन ये आ जाएगा 0.01 सेकेंड, तो ये आ गया 0.01 सेकेंड इनवर्स। The correct option for this numerical will be 0.01 second inverse। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, हमें हाफ लाइफ कभी गिवन होगी, कभी रेट कांस्टेंट गिवन होगा, कभी हम रेट कांस्टेंट मालूम करेंगे, कभी हम हाफ लाइफ निकालेंगे। तो ये एप्टीट्यूड केमिस्ट्री के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, केमिकल रिएक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इस तरह के सवालात को करने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आप आसानी के ज़रिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई क्यूरी है, कोई सवालात हैं आपके, कोई किसी किस्म का मसला है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the numerical which is related to aptitude chemistry and also related to first year chemistry electronic configuration. How can we calculate number of electrons present in any subshell or orbital? The question is how many electrons can have the values n2, principal quantum number 2, azimuthal quantum number is 1, spin quantum number is positive half, means clockwise, in configuration 1s2, 2s2 and 2p3. First of all, we all know that each and every electron must have a unique set of quantum number.
हर इलेक्ट्रॉन का एक यूनिक क्वांटम नंबर होगा जो कि उस खास ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं ऑर्बिटल में विद रिस्पेक्ट टू अजिमुथल। अगर अजिमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास 1 है, 0 1 2 3, 1 का मतलब s ऑर्बिटल, 0 का मतलब s ऑर्बिटल, 1 का मतलब p ऑर्बिटल, 2 का मतलब d ऑर्बिटल, 3 का मतलब f ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 6 10 और 14। ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अजिमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ देखते हैं हम, n2 का मतलब है हमारे पास दो शेल हैं k एंड l। तो l शेल में दो सब शेल होंगे s एंड p। अजिमुथल 1 का मतलब यहाँ p सब शेल है और p में मजीद 3 होंगे, px py और pz, और s क्लॉकवाइज स्पिन है। तो हमने ये तो तमाम डेटा से निकाल दिया। अगर हम इसमें गौर से देखें, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन देयर मस्ट बी अ यूनिक क्वांटम नंबर वैल्यू। तो p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, px py pz। तो ये बात कर रहे हैं L1 की, इसका मतलब p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, और दूसरे शेल की मतलब सेकंड शेल, बिल्कुल इसका मतलब ये कंप्लीट बैठ गया इसके ऊपर। तो 2p3 हमारा ये डिजायर्ड ऑर्बिटल है और इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, px py pz। तीनों की स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज। अगर फर्स्ट की स्पिन क्लॉक होगी, बाकी तीनों की स्पिन कैसी होगी, क्लॉक। तो हमसे पूछा गया है कि भाई कि अगर ये क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गिवन हो और ये क्वांटम नंबर की वैल्यूज हो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। तो यहां पर s पॉजिटिव हाफ का मतलब क्लॉकवाइज। तो पहली बात, हम पहुंच गए सबशेल ऑर्बिटल की तरफ, ऑर्बिटल से निकल के गए हम इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो यहां पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, सो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल फॉर दिस यूनिक सेट ऑफ quantum number, for this unique set of quantum number. So the correct answer of this question will be 3. B option 3 is the right answer. Clear? तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के न्यूमेरिकल सोच में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी और आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने होंगे। तो सॉल्व करने का तरीका यही है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज़ आप, जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफिज़। Now we are continuing from the last numerical. This numerical related to states of matter और ये ग्राम लॉ से रिलेट कर रहा है ना। आज तो आइए numerical देखते हैं। A sample of gas has a volume of 128 ml at -27 degrees Celsius. To what temperature must the gas be heated at constant pressure if the final volume is to be 214 ml? सबसे पहली बात, यहाँ पर हमें दो वॉल्यूम गिवन है, इनिशियल एक फाइनल, और एक टेम्परेचर गिवन है -27 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर निकालना है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन किससे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के तहत हम जानते हैं V1/T1 विल बी इक्वल्स टू V2/T2। याद रखिएगा, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल उसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व हो, हमेशा पहले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग या बाय एडिंग +273। भले से बाद में आंसर आपको वापस कन्वर्ट करना पड़े डिग्री सेल्सियस में, तो -273 कर देंगे, कोई मसला नहीं है इसमें। तो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ V1 is 128 ml, 128 divided by T1 is -277 plus 273 किस लिए लिखा है हमने, ताकि ये कन्वर्ट किस में हो जाए, केल्विन में। V2 is 214 ml, 214 डिवाइड बाय T2। हमें T2 मालूम करना है, तो T2 मालूम करने के लिए T2 आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जबकि 214 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और डिवाइड हो रहा है 128 से। जब 273 में हम -273 माइनस कर देंगे तो द आंसर बिकम विल बी अराउंड, तकरीबन ये आ जाएगा 214। ठीक है, तो ये 214 आ गया और ये 273, तकरीबन ये 27 माइनस होगा 246 आ जाएगा, 246। ठीक है, जब वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर बिकम्स माइनस, तकरीबन ये हो जाएगा 411। अच्छा, ये आंसर किसमें है, केल्विन में।
अब 411 केल्विन इसमें कहीं ऑप्शन में मौजूद नहीं है। इट मीन्स दैट कि हमें डिग्री सेल्सियस में भी आंसर चाहिए हो सकता है कि 411 केल्विन में कहीं मौजूद है, केल्विन में 138 है, तो -273 कर देंगे। -273 करने पर ये कन्वर्ट किस में हो गया, डिग्री सेल्सियस में, एंड द करेक्ट आंसर विल बी 138 डिग्री सेल्सियस। It means that the most appropriate option for this question will be option C, that is 138 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा जहां भी कोई न्यूमेरिकल्स हो, स्टेट्स ऑफ मैटर है, जहां टेम्परेचर इन्वॉल्व हो, हमेशा टेम्परेचर को पहले डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो आंसर मैच नहीं कर रहे डिग्री सेल्सियस से या केल्विन से, तो वापस उसको डिग्री सेल्सियस में लेके चले आएंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग -273। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्यूरी तो मुझे क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss one of the most numerical of aptitude chemistry, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल के टर्म में आते हैं, और ये हमारे पास आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन। तो यहाँ पर इनिशियली हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है किसी भी मेटालिक क्लोराइड का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज 10 ग्राम मेटल relative atomic mass is 40 AMU which has been given are liberated by the passage of 0.5 moles of electron through molten chloride. What is the formula of chloride? We have four options: A M2Cl, B MCl, C MCl4, and last one will be MCl2. Now we are going to move towards solution of this numerical related to multiple choice. If the metal is univalent, if metal is univalent, it means that 10 grams metal deposited when exactly 0.5 moles of substance deposited, which means that 1 electron required for 0.5 moles of substance per deposition. It means that 1 mole of substance deposited when 20 grams of metal is deposited. तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 20 ग्राम किसी भी अल्कली मेटल का फॉर्मूला मास या फिर एटॉमिक मास नहीं है। तो वी हैव बीन गिवन रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, 40 AMU। अगर हम कंसीडर करें यहाँ पर कि जो मेटल है ये डाइवैलेंट कैटाइन है, इट मीन्स दैट कंसीडर करते हैं डाइवैलेंट कैटाइन सच एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट होगी 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर न्यूट्रलाइजेशन। So 0.5 moles of electron could liberate 0.25 moles of metal for divalent cation or metal. 2 electron required या 2 electron liberated when exactly 20 grams और या 20 grams हैं या 0.5 moles of electron का है, 0.5 moles of electron could be liberated, then 0.25 moles of metal will be deposited. 0.5 moles of electron liberated
देन एग्जैक्टली 0.25 मोल्स मेटल जो होगा इसकी डिपोजिशन होगी। इसका मतलब कि हमारे पास कितना मास है, 40 AMU मास। तो अगर 0.25 मोल डिपोजिशन हो रही है 1/4 मोल्स, तो यहाँ पर 10 ग्राम मास जो हमें गिवन है उसकी डिपोजिशन हो जाएगी। तो 10 ग्राम के लिए 0.25, 40 ग्राम्स के लिए कितना हो जाएगा, 40 ग्राम्स के लिए 1 मोल। अगर हम 10 ग्राम्स की बात करें तो 10 ग्राम्स के लिए हमारे पास 0.25 मोल्स हो रहे हैं डिपोजिटेड डाइवेलेंट कैटाइन के। तो 40 ग्राम्स के लिए कितने होंगे, 0.25 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40, इट मीन्स दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मोल। तो यहाँ पर जो 40 AMU मास है वैसे भी रिलेट कर रहा है किससे, डाइवेलेंट कैटाइन दैट इज कैल्शियम से। तो हमारे पास क्लोराइड, तो ये जो फॉर्मूला है ये मैच कर रहा है डाइवेलेंट कैटाइन मतलब अल्कलाइन मेटल से। तो जो क्लोराइड है वो है -1, ठीक है। और जो मेटल है अगर वो डाइवेलेंट कैटाइन है तो M+2 हो जाएगा। तो बाय क्रॉस multiplication or by cross value of oxidation without sign, the formula will be MCl2. It means that if 10 grams of metal which has relative atomic mass is 40 AMU are liberated by the passage of 0.5 moles of electron through molten chloride, the formula of chloride will be MCl2. It means that the most appropriate answer for this multiple choice question will be D, that is MCl2. Hope you have understand all the methodology which is required for the conversion of mass into molecular or empirical formula. If you have any query then please ask. टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।